हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कौशल साइंटिस्ट। तो हम अभी तक अपना रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम रिफ्रैक्शन की तरफ जाएंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन होता क्या है एंड बाकी चीज़ें रिफ्रैक्शन के रिलेटेड। आज के टॉपिक में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ स्नेल्स लॉ देखेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको कुछ भी डाउट है रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन में, आप उन टॉपिक्स के कमेंट में या तो कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे बोल सकते हो, या आप हमारे जो कंटैक्ट्स हमने दिए हैं, ईमेल्स दिए हैं, वहाँ पे भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हमने अभी तक देखा था कि जब एक रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे टकराती है तो वहां से बाउंस बैक होती है फॉलोइंग सर्टेन लॉज, जिसको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते थे, और इस फिनोमेनन को हम रिफ्लेक्शन बोलते थे। इस फिनोमेनन को हम रिफ्लेक्शन बोलते थे। बट अब हमारे पास क्या डिफरेंट फिनोमेनन है। इसमें क्या हो रहा है, एक रे ऑफ लाइट जब आ रही है फ्रॉम वन मीडियम, ये दूसरे मीडियम में जाती है और अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। अगर आप नीचे डायग्राम में देख रहे हो, हम एक डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं ताकि टी मार्केट कर सके। जस्ट ए सेकेंड। तो देखो, जो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये इस पाथ से जानी चाहिए थी, एक स्ट्रेट पाथ, बट जैसे ये इस इंटरफेस पे पहुंचती है, इन दो सबस्टेंसेस, इन दो मीडियाज के इंटरफेस पे पहुंचती है, ये क्या काम करती है, ये रे ऑफ लाइट अपनी पाथ को चेंज करके इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है थोड़ी बहुत। एंड व्हाट आर द रीजन ऑफ दिस बेंडिंग, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो this phenomenon in which the direction of propagation of light changes when it passes from one medium to another medium, this is known as refraction, this is known as refraction। ठीक है, अभी रिफ्रैक्शन का रीजन क्या होता है उस बारे में बात करने से पहले हम इस बारे में बात करेंगे, जो हमारे पास मीडियम है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और दूसरे को बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम वो होता है जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो होता है जहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। सपोज अगर हम एग्जांपल दे, हमारा एयर जो है, दिस इज एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, इसमें हमारी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, ऐसी जो हमारा पास डेंसर ऑप्टिक ग्लास की अगर हम बात करें, इट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 2 × 10⁸ के बराबर ही होती है। सो ऑलमोस्ट 2 × 10⁸ से डिक्रीज हो जाती है। तो अगर हम इस बात को यही ध्यान में रखें, इट इज वो ग्लास एक डेंसर मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, यही चीज हमें डिटरमाइन करती है कि हमारी जो हम रे ऑफ लाइट है वो डिविएट हो रही है अपनी पाथ से। तो जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, वो अपनी पाथ को चेंज कर देती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और उसका रीजन क्या है, क्या मैंने पहले ही बोला था आपको, जो हमारे पास था फर्माट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। फर्माट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम यही बोलता था कि रे ऑफ लाइट हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में लीस्ट टाइम वाली पाथ ट्रेवल करेगी। सपोज ये पॉइंट से यहाँ तक पॉइंट, ये इसकी एक पाथ है, जब ये दूसरे मीडियम में पहुंची तो इसको यहाँ पे पहुंचने के लिए जो पाथ सबसे लीस्ट लगी वो थी, लीस्ट टाइम वाली थी, वो ये वाली थी। इसलिए किसने काम क्या किया, अपनी ओरिजिनल पाथ से बेंड होके इस वाली पाथ पे आया। और ये बेंड हम सिंस ये डेंसर मीडियम था यहाँ पे, सिंस ये डेंसर मीडियम था, तो इसने क्या काम किया, इसमें इसको अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको ज्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, इस वजह से इस वाले इसमें आ गई, इस वाले डायरेक्शन में आ गया। तो combining the optical densities and the Fermat's principle, we can say that this refraction takes place because of these things। तो जब हमने देखा कि स्पीड ऑफ लाइट एक में कम है, एक में ज्यादा है, रेयरर में ज्यादा है, रेयर डेंसर मीडियम में कम है। these were some things about the refraction of लाइट। अब ये रिफ्रैक्शन, ये डेंसिटीज, ये रिफ्रैक्शन एक्सटेंट ऑफ चेंज, कितने एक्सटेंट तक चेंज हो रही है हमारी ये, वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, दैट इज डिटरमाइंड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज denoted by, this refractive index term is denoted by the symbol mu or n। ठीक है, though the extent of change in the direction that takes place in a given pair of media
इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम किस टर्म्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में डिटरमाइन करते हैं। तो अगर हम देखिए डेंसर मीडियम, तो दूसरी चीज इसकी डेफिनेशन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, इट इज द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। और ये हमारा होता है एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, इट इज द एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। और ये हम सी, ये हम वैक्यूम भी लेते हैं और ये एयर भी लेते हैं, ठीक है, जनरलाइज करके। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारा डेंसर मीडियम होगा, डेंसर मीडियम, वहां पे हमारी स्पीड क्या होगी, कम होगी लाइट की। अगर स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो हमने यहां से देखा म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्यू वी। तो अगर स्पीड कम है, उसका म्यू कितना होगा, ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे जितना ज्यादा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसी एक्सटेंट उतनी ही चेंज हमारी डायरेक्शन ऑफ, इस पे भी डायरेक्शन पे भी वैसा ही चेंज। तो वो चेंज कैसे डिटरमाइन होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, इसी की वजह से होती है। अगर अब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर मीडियम है, अगर ये यहाँ से हम यहाँ पे क्या बात करें, एक रिलेटिव रिफ्रैक्ट, इसमें हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एयर या वैक्यूम से हमारी मीडियम में आ रही है। अब अगर हमारे पास एयर से एक रेयर मीडियम में आ रही है जो थोड़ा सा डेंस है एज कम्पेयर टू एयर, तब क्या होगा, हमारा म्यू, इसकी वैल्यू तो ओब्वियसली तो बढ़ेगी, बट इस टाइम हमारा जो एक्सटेंट ऑफ ये होगा, एक्सटेंट ऑफ डिविएशन होगा, वो थोड़ा सा कम होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द डेंसर मीडियम, ठीक है। दूसरी बात ये कि अब अगर आप रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आ रही है, फ्रॉम ए रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में लाइट आ रही है, रेयरर टू डेंसर मीडियम, हमारी रे ऑफ लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। ऐसा क्यों होता है? सिमिलरली अगर हमारे पास रे ऑफ लाइट है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। ऐसा क्यों है, ये हम आगे देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद। अभी हम और एक चीज इसमें डिस्कस करते हैं। हमने देखा कि जो हमारी रे स्पीड ऑफ लाइट होती है वो किसके बराबर होती है, लैम्डा एफ के बराबर होता है, या लैम्डा न्यू के बराबर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। एफ अभी डिनोशन के लिए काफी है। मेरे को पता है म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, ठीक है। ये मैं स्पीड ऑफ लाइट ऐसे वी से भी डिनोट कर सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ सी, यहाँ पे एफ नॉट होगा, लेकिन वी के केस में लैम्डा एफ होगा, ठीक है। मैं सी को लिख सकता हूँ ना म्यू, सॉरी, लैम्डा एफ, लैम्डा नॉट एफ डिवाइडेड बाई, ये किसके बराबर होगा, लैम्डा एफ। सिंस सेम ही लाइट है तो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होगी, तो मैं लिख सकता हूँ ना लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो हमारे जो म्यू की वैल्यू आ गई वो सी बाई वी के बराबर आ गई, या लैम्डा नॉट डिवाइड बाई लैम्डा के बराबर आ गई, ठीक है। एयर में क्या वेव लेंथ थी और मीडियम में क्या वेव लेंथ है। अब अगर हम और एक चीज देखें, हमें पता चला म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, और म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ऑल्सो। ये दोनों चीजों की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ही, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता चली। दूसरी बात करेंगे हम अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलता है, अगर हमारे पास दो मीडिया है, मीडियम वन मीडियम टू, यहाँ पे अब क्लास और ये को भी कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि हमने एक ही बार मीडियम वन है और मीडियम टू है। सपोज हमारे मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन होगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन। ये किसके बराबर होगा फिर, अगर हमें पता है म्यू टू किसके बराबर होगा, म्यू टू अगर मैं बोलूं यहाँ पे म्यू टू विल बी इक्वल टू सी बाई वी टू, एंड म्यू वन विल बी इक्वल टू सी बाई वी वन। तो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करूंगा सी बाई वी टू डिवाइड बाई सी बाई वी वन, ये किसके बराबर मुझे मिलेंगे, दिस विल बी इक्वल टू वी वन डिवाइड बाई वी टू, ठीक है। तो अगर मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करूं, इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 to that of
स्पीड इन मीडियम टू, ये इसकी डेफिनेशन आएगी। ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। अगर हम इसी चीज को हम उल्टा देखें, अगर हम अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू देखें, वो किसके बराबर आएगा? दैट विल बी इक्वल टू वी टू बाई वी वन। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना, म्यू वन टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू टू वन। ठीक, ये दो चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज हमने डिस्कस की कि जो हमारा म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लैम्डा। ठीक है, बट हमें पता है ना, हमारे पे जो व्हाइट लाइट वो कंपोज होती है ऑफ 7 कलर्स। व्हाइट लाइट फर्दर कितने कलर्स की होती है? व्हाइट लाइट 7 कलर्स होते हैं इसमें, रेड टू वायलेट, इसमें रॉय जी बिव। डिक्रीजिंग वेवलेंथ या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है इस डायरेक्शन में। तो हम अगर देखिए, दूसरा तरीका इसको हम याद रखने, विबग्योर बोलते हैं, विबग्योर। ठीक है, रॉय जी बी बोला है विबग्योर रखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें जो हमारे पास लैम्डा म्यू होता है, लैम्डा रेड दैट इज इक्वल ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट। और जो हमारा, तो इस हिसाब से सिंस म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, म्यू रेड इज लेस देन म्यू लैम्डा। ठीक है, ये और एक चीज यहाँ से हमें पता चलती है। और एक चीज इसमें ये है कि अगर हमारे पास सक्सेसिव कुछ लेयर्स ऑफ ये है, तब क्या होगा? अगर हमारे पास 3 मीडियम है, सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस हो रही है उनमें, तब हमारे पास जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो जो हमारे पास उनका मल्टीप्लाई आएगा वो 1 आएगा। सपोज अगर n1 है, ये n2 है, ये n3 है, और ये वापस से n1 है, तो अगर मैं इसका नेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखूँ, वो क्या बनेगा? n2 with respect to n1 into n3 with respect to n2 into n1 with respect to n3, वही आएगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, नेट हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। तो फॉर 3 मीडिया ऑफ सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस हमारे जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमने क्या देखा, पहले वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो, ये जूम करके, जो हमारा एयर और वैक्यूम है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट सेम है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट सेम है, इसमें हमारी स्पीड ऑफ लाइट सेम है। अब वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दिया गया है जो स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये इधर है 3 इंटू 10 की पावर 8। क्या है? लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो ये हमारे पास एयर है, ये ग्लास है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है और ग्लास में जा रही है। ठीक है, जो हमारे पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी, वो किसके बराबर है? 1.5। ठीक, व्हेन इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो हमें ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है। तो यहाँ से अगर देखिए हम, जो म्यू जी होगा वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, which implies जो velocity light in glass is equal to c by mu g होगा। this will be equal to 3 into 10 की power 8 divided by 1.5, cancellation करके ये आएगा 2 into 10 की power 8। this will be our answer। ठीक है, और एक बात इसमें मैं बोल दूं आपको कि जो हमारी म्यू की वैल्यू है, म्यू, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें पता है, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। तो इस वेलोसिटी ऑफ लाइट की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है? सी को टेंड कर सकती है। तो हम बोलेंगे म्यू इज इक्वल टू सी बाई सी। तो किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर आएगी। बाकी जो भी हमारे मीडियम्स, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमें मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच सकती है? सी के तक पहुंच सकती है। सो हमारा म्यू हमेशा, वी विल बी ऑलवेज लेस देन सी। सो हम लेस देन सी, सो हमारा म्यू जो होगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ग्रेटर देन इक्वल टू खाली एक ही केस में होगा, अगर स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, दैट इज वैक्यूम। तो हम बोल सकते हैं इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, म्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी मीडिया एक्सेप्ट फॉर वैक्यूम और एयर। एयर में भी 1 नहीं होता है, एयर में एक्चुअली म्यू ऑफ एयर होता है दैट इज इक्वल टू 1.003। तो हम अप्रोक्सीमेट करते हैं तो 1। ठीक है, फिर हम कंसिडर एजम्पशन लेते हैं एयर और वैक्यूम में सेम है। अगर किसी क्वेश्चन में दिया हो कि नहीं एयर को आपको लेना है एक्चुअली ये, तब हम वहां पे उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक जनरल चीज आप याद रखेंगे कि जब भी हमारा कंपैरिजन
किसके साथ होगा, वैक्यूम के साथ होगा या एयर के साथ होगा, तब हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा होगा दैट विल बी द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर हम दो डिफरेंट मीडिया को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा, अगर हम दो डिफरेंट मीडिया, सपोज यहाँ पे एक कुछ मीडियम, यहाँ पे सपोज मैं वाटर ले लेता हूँ, वाटर और ग्लास, इन दो को आपस में ये कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तब हमारा क्या आएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। सपोज यहाँ पे म्यू ऑफ वाटर, यहाँ पे म्यू ऑफ ग्लास, तो ये किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी ऑफ इन वाटर डिवाइड बाई वेलोसिटी इन ग्लास। ठीक है, ऐसा हमारा म्यू ऑफ, ये क्या होगा, म्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में हमने डिफरेंट लॉज पढ़े थे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइट द सेम प्लेन। वैसे हमारे पास यहाँ पे भी एक लॉ होता है, दैट इज द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, normal to the point of to the interface at the point of to the two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane। मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसे नॉर्मल ऐसे मान लो, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, दिस लाइज इन द दीज ऑल पॉइंट्स लाई इन द सेम प्लेन, क्या क्या, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और जो हमारा नॉर्मल टू द एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस, दिस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही प्लेन में लाई करती हैं। दूसरा हमारा लॉ जो है, जो इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज कॉल्ड एज सेनल्स लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, सेनल्स लॉ। ये क्या बोलते हैं, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर लाइट ऑफ गिवन color and for a given pair of media। This law is known as the Snell's law of refraction। ठीक है, तो जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो हमारा लॉ जो बोलता है, वो बोलता है साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर जो होगा, वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा। और हमारे पास जो ये कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू, सपोज ये अगर हमारा म्यू टू है, ये म्यू वन है, this is the relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1। ठीक, ये हमारा क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। साइन ऑफ आई बाई साइन आर इज ऑलवेज इक्वल टू द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना फिर, साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं, मैं लिख सकता हूँ म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। ये वाली फॉर्मूला आपको आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काम आएगी, बहुत काम आएगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ सेनल्स लॉ की। अब हमने देखा, क्या देखा सेनल्स लॉ में, हमने सेनल्स लॉ क्या बोलता है, सेनल्स लॉ बोलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, वो इक्वल टू है म्यू टू बाई म्यू वन के। या मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन। इसको हम और एक तरीका है लिखने का, दैट इज म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन। ये तरीके हैं इस चीज को लिखने के, दिस इज म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन, म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन। ठीक है, ये चीज है। एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो। सॉरी, ये भैया डायग्राम एक नॉर्मल डाल लेते हैं। एक रे ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ही इधर आ गई। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम पहले केस वन लेंगे। मैंने आपको बोला था कि रे ऑफ लाइट कहाँ बेंड होगी, अगर हमारे पास रेयरर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है, रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही होगी, तो हमने पढ़ा था कि जो जिसका म्यू ज्यादा होगा वो उतना ऑप्टिकली डेंस होगा। तो मैं यहाँ पे अगर इसके लिए सेनल्स लॉ लिखूँ, क्या लिखूंगा मैं, साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू डी डिवाइडेड बाई म्यू आर। यहाँ पे हमें पता है म्यू डी इज ग्रेटर देन म्यू आर, विच इम्प्लाइज साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, है ना। अगर इसका न्यूमेरेटर इसके डिनोमिनेटर से बड़ा है,
तो इसका न्यूमरेटर भी इसके डिनोमिनेटर से बराबर होगा, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ये इक्वालिटी साइन के है, इनका रेशो सेम है। तो इस हिसाब से हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री के से कि जितना एंगल बड़ा होगा साइन में, उतना ही साइन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और जितना अगर हमारे पास साइन का वैल्यू बड़ा है तो एंगल का वैल्यू भी बड़ा होगा। तो मैं बोल सकता हूँ आई इज ग्रेटर देन आर। ठीक, तो यहाँ पे हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारी रे ऑफ लाइट है, ये अपनी पाथ से डिविएट होके कहाँ की तरफ आई है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। इसीलिए हमने पहले ही बोला था कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है, तो हमारी रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। दिस वाज द सनज लॉ फर्स्ट एप्लीकेशन। केस सेकंड या एप्लीकेशन सेकंड हम देखते हैं इसी चीज की। ये आप खुद पहले ट्राई करोगे। केस टू, अब क्या है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगा, डेंसर से रेयरर में गया, अभी ऐसे ऐसे, सॉरी, ये हमारा नॉर्मल मान लो, हमारी रे ऑफ लाइट इधर की तरफ अभी जा रही है, एक्चुअल में ऐसे आनी चाहिए थी। ये हमारा आर है, ये हमारा आई है, ठीक है। तो सेम चीज हम लेंगे। आप वीडियो पॉज करके पहले एक बार ट्राई करो, आपको क्या आएगा। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, अभी हमारा रेयरर डेंसर से रेयरर में जा रही है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। तो यहाँ से हमें पता है म्यू आर इज लेस देन म्यू डी, तो हमारा साइन ऑफ आई इज लेस देन साइन ऑफ आर, विच इम्प्लाइज आई इज लेस देन आर। तो अगर आई लेस देन आर है, ये छोटा है इससे, तो हमारी रे ऑफ लाइट कहाँ की है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। हमारी रे ऑफ लाइट क्या गई है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये आप नोट भी कर सकते हो ये पॉइंट। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, द रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, द रे ऑफ लाइट ट्रेवल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये थी दो एप्लीकेशन सनस लॉ। थर्ड एप्लीकेशन इसमें है जो कि इंपॉर्टेंट, जैसे कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। अब हमारे पास रिफ्रैक्शन किस कंडीशन पे नहीं होगी, वो भी हम सनस लॉ से प्रूव करते हैं। देखो क्या कंडीशन है, अगर हम अपनी इंसिडेंट एंगल को जीरो रखें, दैट इज कि हम इंटरफेस के परपेंडिकुलर अपनी रे ऑफ लाइट डालें, उस केस में क्या होगा। तो अगर हम देखें, हमें पता है म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर, सॉरी, म्यू टू साइन आर, ठीक है। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वो जीरो के बराबर है, तो साइन आई कितना होगा, जीरो होगा। म्यू टू साइन ऑफ आर के बराबर होगा। सिंस ये जीरो है, ये पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो इज इक्वल टू म्यू टू साइन ऑफ आर। सिंस हमें पता है हमें म्यू की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, तो म्यू जीरो हो नहीं सकता, तो हमारी साइन ऑफ आर की वैल्यू जीरो आ गई। तो साइन ऑफ आर की वैल्यू कब जीरो होती है, जब हमारा आर जीरो होता है, तब इसका मतलब है हमारी जो हमारे रिफ्रेक्टिव रे है वो कहाँ से वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली पास कर रही है। इसी वजह से हमारी जो ये म्यू वन था, इसका इसका म्यू टू था, इसी वजह से हमारी रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। दूसरी चीज इसमें ये है कि अगर हमारा म्यू वन, इफ म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल टू म्यू, उस केस में भी हमारी रिफ्लेक्शन नहीं होगी। अगर हमारा म्यू वन इज इक्वल टू म्यू आई, ये पहली चीज थी इसमें, ठीक है, नो रिफ्लेक्शन में। दूसरी चीज, अगर हमारे पास म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल, अगर ऐसा हुआ तब क्या काम होगा, ऐसे लिख सकता हूँ म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। सिंस म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर ये दोनों चीजें बराबर है, तो हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो अनडिविएटेड ट्रेवल करेगी, इस वजह से हमारी पास कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी। दिस वाज ऑल अबाउट द Snell's लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। इस चीज को फिर से आप ये एक बार इस पोर्शन को देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या आप हमारे कॉन्टैक्ट्स पे आप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, होप आपको आज के लेक्चर में सारा समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू।